हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज जिस पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल थिंकर को हम डिस्कस करेंगे वो है हैना आरेंट। हैना आरेंट और उनका कॉन्सेप्ट ऑन टोटलिटेरियनिज्म। हैना आरेंट जर्मन ज्यू थी एंड शी वाज बोर्न इन हैनोवर। 1933 के आसपास शी गॉट इन्वॉल्व्ड विद ज़ायोनिस्ट पॉलिटिक्स और वो 1933 में जर्मन ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने लगी। शी वॉज नॉट अलाउड टू टीच इन द यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। शी वॉज किक्ड आउट ऑफ जर्मनी। वो पेरिस आती हैं और बाद में शी अलॉन्ग विद अ हस्बैंड जूस के लिए बनाए गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वो पकड़ ली जाती हैं। वहाँ से किसी तरह वो अपने हस्बैंड के साथ भागती हैं एंड शी रीचेज द यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ की बाद में सिटीजन बनती हैं एंड द वर्ल्ड सॉ व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड आफ्टर दैट। जूस का हॉलोकास्ट, मास इनकार्सिनेशन, द जेनोसाइड, द गैस चेम्बर्स, सारी दुनिया ने इसको देखा। लेकिन इन सब में हैना आरेंट वो थी जो ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। हाउ डिड दिस हैपन, व्हाई डिड दिस हैपन, इसके क्या कारण हैं। एंड अल्टीमेटली आफ्टर 5 years ऑफ स्कॉलरशिप शी केम अप विद द आंसर। और जो उनका आंसर था इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ बुक दैट इज द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। हैना आरेंट के बहुत सारे पॉलिटिकल थॉट्स हैं और थियरीज हैं। आज जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म को सर्वसत्तावाद या सर्वाधिकारवाद भी कहा जाता है। आम जबान में हम इसको डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। 1951 में ये पॉलिटिकल आइडिया ऑफ टोटलिटेरियनिज्म पे बात करने के बाद आफ्टर 10 years शी अगेन गेव अ कॉन्सेप्ट इन अ बुक आइशमैन इन जेरूसलम। ये वॉर क्रिमिनल था और इसकी स्टोरी पर बेस्ड है एंड द पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इज बेनालिटी ऑफ ईवल। बेनालिटी कहते हैं किसी भी चीज़ को बहुत ही साधारण जानना, बहुत तुच्छ जानना या सिंपल जानना या बहुत ही ऑर्डिनरी बात समझना। इसके अलावा जिन कॉन्सेप्ट्स पर हैना आरेंट ने काम किया है वो कॉन्सेप्ट है फिलोसॉफिकल वर्क ऑन ह्यूमन कंडीशन, सेकेंड है पावर एंड पॉलिटिक्स जिसको थ्योरी ऑफ एक्शन भी कहा जाता है, एंड द लास्ट वन इज हैना आरेंट के पॉलिटिकल व्यूज ऑन रेवोल्यूशंस। लेकिन जो पॉलिटिकल थियरी आज हम देखेंगे दैट इज ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इसमें हैना आरेंट 2 टोटलिटेरियन डिक्टेटर्स या रूलर्स को और उनके टाइम को एनालाइज करती हैं, दैट इज जर्मनी का हिटलर एंड रशिया का स्टालिन। और वो ये कहती हैं कि पुराने टोटलिटेरियन रेजीम से आज की टोटलिटेरियन रेजीम्स डिफरेंट क्यों हैं और कैसे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो वो कहती हैं वो ये है कि पहले ये होता था कि टोटलिटेरियन रेजीम से डिक्टेटर्स का काम होता था सिर्फ पॉपुलेशन को किसी तरह से कंट्रोल करना। लेकिन आज के ये जो डिक्टेटर्स हैं इनमें सबसे मेजर चेंज ये है कि न सिर्फ ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं बल्कि अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल कंट्रोल दैट दे वांट, वो ये चाहते हैं कि उनका पूरा माइंड का भी कंट्रोल आ जाए। पॉपुलेशंस को वो पूरी तरह से उनके हार्ट एंड माइंड को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये अपने सबसे डरावने रूप में जब आ जाता है, खुलकर जब आ जाता है, जब पूरा का पूरा ऑपोजिशन या पॉलिटिकल ऑपोजिशन खत्म हो जाता है या खत्म कर दिया जाता है। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेन tactics that is being used is to crush down the complete opposition। एक बार आपने opposition को completely crush कर दिया, ख़त्म कर दिया, अब आपको पूछने वाला जब कोई नहीं बचता है, that is when they become very dangerous। वो कहती हैं कि टोटलिटेरियन मूवमेंट्स जो हैं वो अलग अलग फॉर्म्स लेती हैं। जैसे जो जर्मन टोटलिटेरियनिज्म था that was a concept that was based on race। यहाँ पे जूस को एक अलग रेस माना गया, आर्यंस को एक अलग रेस माना गया। This was the basis of German totalitarianism। Whereas जो स्टालिन या रशिया का टोटलिटेरियनिज्म था that was based on class। यानी आपकी इकोनॉमी के एतबार से आपकी सिचुएशन कहाँ है, आप कहाँ खड़े हैं, आपकी अलग अलग भाषा शैली, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके बोल्शेविकिज्म में दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। वो ये कहती हैं कि स्टालिन एंड हिटलर एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अपनी इस पॉलिटिकल थियरी में वो इस किताब के पहले 2 हिस्सों में शी डिस्कसेस द टाइम बिफोर हिटलर, और वो थियरी जो निकाल कर लाती हैं वो ये कहती हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी सेमिटिज्म यानी एंटी जूस के अगेंस्ट हेटरेट का कॉन्सेप्ट, और दूसरा
इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद, ये इस हैवान के जनक हैं। इस हैवान को पैदा करने वाले ये दो कॉन्सेप्ट हैं। उनकी इस पॉलिटिकल थियोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 एंटीसेमिटिज्म यानी जूस के अगेंस्ट हेट्रेड कैसे पैदा हुई। नंबर 2 इंपीरियलिज्म, और ये इंपीरियलिज्म फिर ट्रांसफॉर्म हुआ नेशनलिज्म में, और ये नेशनलिज्म ट्रांसफॉर्म होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेस बेस्ड नेशनलिज्म में। एंड नंबर 3 इज देन इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू टोटलिटेरियनिज्म। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, इसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ये एंटीसेमिटिज्म कहाँ से आया और उसने कैसे इतनी जड़ पकड़ी जर्मन सोसाइटी में। वो ये कहती हैं कि जनरली जो कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है एंटीसेमिटिज्म अगेंस्ट जूस के लिए, वो ये है कि नाजीज ने एंटीसेमिटिज्म को यूज़ किया और हेट्रेड अगेंस्ट जूस को फैलाया ताकि जनरल अदर मासेस अपार्ट फ्रॉम जूस को एक जगह जमा किया जा सके। उनको जमा किया कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म के अंडर में, और उनको जोड़ा उनके कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म को, यानी देशभक्ति का मतलब ये है कि आप जूस से हेट्रेड करें। दिस वॉज द वेरी ईवल डुओ दैट कंबाइंड टुगेदर। ये वो कहती हैं कि ये वो चीज़ है जो सरफेस पे हमको नजर आती है, लेकिन डीप डाउन एक और इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वाई इट लेड टू द मैसेकर एंड द जेनोसाइड ऑफ द ज्यूज। वो ये कहती हैं कि एंटीसेमिटिज्म का जो सारा इशू था वो साइड लाइन पर चलता था, फ्रिंज पर चलता था। ये हेट्रेड जो है पॉलिटिकली बहुत साइड में थी, इट वाज नॉट इनटू द सेंट्रल थीम। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 आती है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, उसके बाद सडनली ये इकोनॉमिक डिप्रेशन की तमाम चीज़ों ने जर्मन सोसाइटी या नाजीज को होलोकॉस्ट की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया। इसकी वजह डीप रिसर्च ये है कि 17 और 18वीं सेंचुरीज़ में जूस, हम जानते हैं कि वेनिस में, फ्रांस में ये बड़े बड़े बैंकर्स थे एंड दे वर वेरी एलीट पीपल हु गवर्न मनी। जाहिर है ये मनी लेंडर्स थे, ये मनी देते थे, ये पैसा देते थे गवर्नमेंट्स को, और गवर्नमेंट्स ये पैसा लेके अपनी जितनी भी कॉलोनियल एंटरप्राइज है, वॉर की एंटरप्राइज है, वो इन्हीं के ज़रिए चलाती थी। जूस से पैसा लेती थी और बड़ी बड़ी जंगें होती थी। जूस का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्री में किसी भी एतबार से बहुत कम था। जूस ने फंड किया जर्मनी को, जूस ने फंड किया ऑस्ट्रिया को, जूस ने फंड किया फ्रांस को, जूस ने फंड किया ब्रिटेन को फॉर दी वॉर। लेकिन जैसे ही ये वॉर ख़त्म हुई और ये वॉर की अब ज़रूरत महसूस नहीं हुई एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक अ सेंट्रल स्टेज, नाउ द वेल्थ दैट वाज देयर विद द जूस वाज यूजलेस। और इस दौरान में ये हुआ कि पुरानी जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी वो अलग अलग डिफरेंट नेशनैलिटीज़ से बनी हुई एक एम्पायर थी। जाहिर है जब अलग अलग नेशनैलिटीज़ होती हैं तो ये कॉन्सेप्ट कम मजबूत लगता है। इसके अगेंस्ट में जूस ने जो कॉन्सेप्ट दिया दैट वाज इट यूनाइटेड ऑल अंडर द फ्लैग ऑफ प्योर आर्यन ब्लड। और ये प्योर आर्यन ब्लड के नतीजे में जो पूरी जर्मन रेस एक जगह आई, that gave a very strong input to this hatred और this helped in uniting Germany and Austria। जाहिर है ये बहुत ही strong unifying force था, लेकिन जितने भी नॉन आर्यन थे, that is the Jews, they were excluded from this concept of nationalism of Germany। 1980s में ये imperialism और nationalism और इकोनॉमी का क्या रिलेशनशिप है वो ये भी बताती हैं। 1980s का यूरोप बहुत फ्रैगमेंटेड था, लेकिन उसके अंदर के जितने भी डीप रूटेड सोशल डिस्कॉर्ड थे या पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे वो सरफेस पर नहीं आ रहे थे, बिकॉज देयर वाज अ फील गुड फैक्टर। और फील गुड फैक्टर की वजह ये थी कि नया नया साउथ अफ्रीका डिस्कवर हुआ था एज अ कॉलोनी, और सारे यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स में ये होड़ लग गई थी कि साउथ अफ्रीका से कितनी चीज़ें निकाली जाएं, वहाँ से रिसोर्सेस निकाले जाएं। देयर वॉज दिस कॉलोनियल एंटरप्राइज, द एंटरप्राइज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेस, और इसके नतीजे में यूरोप में जो पैसा आया वो पैसा सारों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ एंड देयर वाज अ फील गुड फैक्टर दैट वाज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। लेकिन ये पैसे से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कामयाब बनाने के लिए दुनिया ने पहली बार मास स्केल प्रोडक्शन की चीज़ों को देखा। उसके लिए लेबर की ज़रूरत थी जो चीप हो, और यहीं से इस इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज ने एक नए कॉन्सेप्ट को दिया
अब कोई क्लास डिफरेंस नहीं था, द रिच एंड द पुअर, बल्कि अब उनको लेबर फोर्स चाहिए था। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर एंड स्लेव। और यहीं से इस कॉन्सेप्ट ने इंपीरियल प्रोपेगेंडा के जरिए जड़ पकड़ी। अब कोई मास्टर था और कोई स्लेव था, कोई ब्लैक था और कोई वाइट मैन था, कोई हायर ब्रीड ऑफ ह्यूमैनिटी था और कोई लोअर ब्रीड ऑफ ह्यूमैनिटी था। कुछ लोग लोअर ब्रीड ऑफ ह्यूमैनिटी समझे जाने लगे जिनका के मिसयूज किया जाए बाय द हायर रेसेस और द वाइट रेस, और वाइट रेस कॉलोनीज को अपनी जन्मजात संपत्ति समझने लगे और यहाँ के न सिर्फ रिसोर्सेस बल्कि यहाँ के इंसानों का भी इस इंडस्ट्री के यूज के लिए शोषण करना वो अपना बर्थ राइट समझने लगे। इसी सिनारियो को हम ये देखते हैं कि दिस वाज दैट गेव राइज टू अ ग्रेट पॉलिटिकल फिगर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज महात्मा गांधी। वो जब साउथ अफ्रीका में थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस को देखा, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स को देखा और उन्होंने आवाज़ उठाई, एंड दैट इज़ व्हाट गिव राइज टू दिस न्यू मूवमेंट। एंड अलॉन्ग विद दैट जो मॉडर्न डे की नई मूवमेंट है, दैट वाज लेड बाय नेल्सन मंडेला, दैट इज द अपार्थाइड। ये इसी इंपीरियल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की देन है कि जहाँ पर स्लेव और मास्टर का कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पर हायर ब्लड और लोअर ब्लड का कॉन्सेप्ट होता है। और हाना आरेंट लिखती हैं, दिस इज अ टाइम व्हेन ऑल द रशियंस बिकेम स्लैव्स, ऑल द इंग्लिशमैन बिकेम वाइट मैन and all the Germans became Aryans of pure blood। अब यहाँ पर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एन एनलाइटेंड मैन की कोई जगह नहीं बची, इस पर पर्दा पड़ गया। द आइडियाज एंड वैल्यूज ऑफ द वेस्टर्न रेवोल्यूशन, ऑफ एनलाइटनमेंट, ऑफ रैशनैलिटी, ऑफ सेक्युलरिज्म, ऑफ लिबरल वैल्यूज, इसकी कोई जगह नहीं बची और ये वेस्टर्न मैन की आंखों पर पर्दा पड़ गया, उसकी सोच बंद हो गई। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये लिखती हैं कि अब इस इंपीरियलिज्म और इंडस्ट्रियल एक्सरसाइज ने तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को जन्म दिया, दैट इज नेशनलिज्म, और वो भी रेस बेस्ड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को वो डिफाइन करती हैं या डिफरेंशिएट करती हैं और बताती हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडिया ऑफ अ स्टेट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडिया ऑफ अ नेशन। ओवरटली हमको लगेगा कि सिर्फ दो वर्ड्स हैं और इन दोनों वर्ड्स के चेंज से बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, आप स्टेट कहें नेशन कहें, बात तो एक ही है, बट देयर इज अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द टू आइडियाज। नेशन का जो आइडिया है, दैट आइडिया रन्स ऑन द मेजॉरिटी रेस दैट हैज फॉर्म्ड द नेशन। इसको आप आज कल्चरल नेशनलिज्म भी कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है उसकी इच्छाओं की पूर्ति ही का नेशन जरिया बन जाता है। और यहाँ पर एथनिक माइनॉरिटीज को ऐसे नेशन में कोई जगह ही नहीं होती, उनका कोई स्थान ही नहीं होता। दे आर सब ह्यूमन स्पीशीज, उनका खून बहाना, उन पर जुल्म करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद द जूज इन जर्मनी। दूसरा इंपॉर्टेंट वो ये कहती है कि स्टेट और नेशन में जो डिफरेंस है, स्टेट जो होता है और स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो लीगल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि अपने सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करें। लेकिन जो नेशन होता है उसमें जुडिशरी का रोल ये होता है कि नेशन को सर्व किया जाए, दैट इज़ द सोल पर्पस ऑफ द जुडिशरी। वो ये कहती हैं कि ये बड़े डिफरेंसेस हैं दैट मेक द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड द रेस एंड द स्टेट एंड सिटीजनशिप। जब ये नेशन स्टेट बन जाता है तो वो ये कहती हैं कि फाशिस्ट गवर्नमेंट जो होती हैं नेशन के बीच में और पॉपुलेशन के बीच में कोई डिफरेंस को बाकी नहीं रखती हैं। एवरी वन बिकम अ वन इंटीग्रेटेड फोर्स, द गवर्नमेंट, द नेशन, द पॉपुलेशन and the majority, everything comes down into a single concept of nation. Nation is the population, population is the nation, गवर्नमेंट इज द नेशन, नेशन इज द गवर्नमेंट। और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो आई हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो पूरी पॉपुलेशन के माइंड को कंट्रोल करती है और अपनी वे ऑफ थिंकिंग की तरफ लेकर जाती है और पॉपुलेशन की आंखों पर पर्दा पड़ा रहता है। आरंट कहती हैं स्टालिन के लिए भी पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, उसका मकसद सिर्फ वो नहीं था। लेकिन स्टालिन का मकसद था न सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल करो बल्कि माइंड को भी कंट्रोल करो। एंड व्हाट वाज द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी? ये कुछ नहीं होता था। एक रात पहले जो स्टालिन साहब ने डिसाइड कर लिया वही गवर्नमेंट पॉलिसी है, वही लोगों की पॉलिसी है, वही पब्लिक पॉलिसी है। दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट गॉट लॉस्ट and the concept of nationalism which excluded minorities came into picture, a very emotional dangerous boiling pot। और इसको अचीव करने के लिए
आरंट कहती हैं कि जिस चीज़ का सहारा लिया जाता है दैट इज़ लाइज एंड फेक न्यूज़। थैंक गॉड हिटलर के टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था और आज की तरह की फेक न्यूज़ नहीं थी। इट इज़ 10 times more easier to fake things today which has become an epidemic and filling in hatred for the minorities बहुत आसान हो गया है। और ये सारी चीज़ें की जाती है एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के थ्रू। वो ये कहती हैं कि टोटलिटेरियन रेजिम्स की एक ख़ास बात होती है और वो ख़ास बात ये है कि ये फेक न्यूज़ के इस प्रोपेगेंडा मशीनरी को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में तब्दील कर देती हैं। एंड आप एक बार कोई मीडिया एजेंसी या कोई इसके अंदर कदम रख दे देन देयर इज़ नो वे बैक। वो ये कहती हैं कि एक अजीब सी कंपटीशन की होड़ लग जाती है कि कौन जूस के अगेंस्ट में ज़्यादा नफरत फैला सकता है। आपका साथी ज़्यादा नफरत फैला रहा है, आप जो है रेजिम को खुश करने के लिए और ज़्यादा नफरत फैलाते हैं सो दैट यू स्टे अहेड ऑफ योर ओन पीयर्स एंड योर ओन कॉम्पिटिटर्स as far as news agency and propaganda agencies is concerned, and this rolls down like a snowball। और ये बड़ा बड़ा और बड़ा से बड़ा तर होता जाता है और प्रोपेगेंडा मशीनरी की लेवल नीचे से दिन ब दिन नीचे से निचली तर होती चली जाती है और कोई लिमिट्स बाकी नहीं रहती हैं टू स्पेल और स्पिल हेट्रेड अगेंस्ट दीज कम्युनिटीज़। आरंट कहती हैं कि दिस इज़ हाउ द टोटलिटेरियनिज्म्स का ओरिजिन होता है और वो सरफेस पर आती हैं। वो कहती हैं कि थैंक्स टू हिटलर एंड स्टालिन अगर ये ना होते तो ईवल का कितना पोटेंशियल है, वो कितना हार्म कर सकता है, शायद हमको पता नहीं चलता। अल्टीमेटली ये होलोकॉस्ट और जेनोसाइड्स दुनिया में देखते हैं। अगर इस पैटर्न को हम किसी भी कंट्री जहाँ पर जेनोसाइड हुआ है उस पर अप्लाई करें तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत फिट होता है। Wherever you have totalitarianism, the concept fit in exactly like a frame। एक अच्छी बात जो अपनी एनालिसिस में हना आरंट कहती हैं वो ये है कि ये जितनी तेज़ी से आती हैं उतनी ही तेज़ी से ये टोटलिटेरियन रेजिम्स पास ऑफ हो जाती हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत छोटी होती है, इनकी जो जीवन काल होता है बहुत छोटा होता है। एक लीडर उठता है, बहुत तेज़ी से सरफेस पर आता है, बहुत हंगामा होता है, बहुत ब्लडशेड होता है, हेट्रेड इज फिल्ड इन द सोसाइटी, इट कम्स इन वेरी फास्ट और जितनी तेज़ी से ये आता है उतनी ही तेज़ी से और क्विकली ये चला जाता है। थैंक्स कि टोटलिटेरियन रेजिम्स वो ये कहती हैं कि अगर हम आंखें मूंद कर हमको इस तरह से बैठना नहीं चाहिए क्योंकि ह्यूमन बाय नेचर टोटलिटेरियन रेजिम्स अलग अलग फॉर्म में आगे भी आती रहेंगी। हिटलर एंड स्टालिन वॉज नॉट द एंड ऑफ टोटलिटेरियनिज्म इन द वर्ल्ड। ये थे हना आरेंट के कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। होप कि आपको ये हमारा वीडियो एजुकेटिव लगा हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ सो डू फील लाइक सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।